Hello, fellow students. Let's discuss the another topic of India's balance of payment, that is recent policy measures. इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट कौन कौन सी पॉलिसी लेकर आई है। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी की। तो फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज या फिर एक्सचेंज रेट, दोनों का मतलब एक ही है। तो फॉरेन एक्सचेंज और एक्सचेंज रेट का मतलब होता है कि एक कंट्री की करेंसी के प्राइस का रिलेशन जब हम दूसरी कंट्री की करेंसी से देखते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, एक्सचेंज रेट। जैसे कि हम इंडिया की करेंसी का रिलेशन किसके साथ देखते हैं, विच इज़ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी यूएस डॉलर। तो यूएस डॉलर के साथ हम अपनी करेंसी का क्या देखते हैं, रिलेशन देखते हैं। जैसे कि आज की अगर मैं बात करूँ तो आज जो है वो 1 US डॉलर की वैल्यू किसके बराबर है, ₹79.35। तो हमने अपनी रुपीज़ की वैल्यू को किसके साथ रिलेट किया, यूएस डॉलर के साथ रिलेट किया। तो यही होता है एक्सचेंज रेट। और अगर मैं एक्सचेंज रेट की बात करूँ तो ये दो तरीके का होता है, एक तो होता है फ्लोटिंग और एक होता है फिक्स्ड। फ्लोटिंग को फ्लेक्सिबल भी बोला जाता है और फिक्स्ड को पैक्ड भी बोला जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लोटिंग और फ्लेक्सिबल की। फ्लोटिंग और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वो एक्सचेंज रेट होता है जो मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करती है। मतलब किसी करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई उस कंट्री में कितनी है या दूसरी कंट्रीज में कितनी है, उस पर बेस होगा कि उसका एक्सचेंज रेट क्या होगा। अगर उनकी जो डिमांड है वो ज़्यादा है तो उनका ऑब्वियस सी बात है उनका क्या होगा, उनकी करेंसी का रेट भी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर उनकी डिमांड कम है, डिमांड अगर कम है तो उनकी करेंसी का रेट भी क्या होगा, कम होगा। तो ये डिमांड एंड सप्लाई का जो फोर्सेस होते हैं वही डिटरमाइन करते हैं कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कितना होगा। लेकिन फिक्स्ड एंड पैक्ड रेट के अंदर क्या होता है, जब एक कंट्री की करेंसी की वैल्यू को सेट किया जाता है किसी दूसरी करेंसी या कमोडिटी से। मतलब मान लो इंडिया की करेंसी है, ठीक है, इंडिया की करेंसी क्या है, रुपीज़। रुपीज़ को सेट किया गया किसके साथ, यूएस डॉलर के साथ। ऐसे ही जो बास्केट करेंसीज हैं हमारी, यूरो है, डॉलर है, डॉलर हो गया, यूरो हो गया, पाउंड हो गया, येन हो गया, ठीक है, पाउंड, येन। तो इन करेंसीज को देखकर दूसरी कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू को सेट करती है। और साथ में गोल्ड, गोल्ड भी एक मेजर माना जाता है फिक्स्ड और पैक्ड एक्सचेंज रेट के अंदर। गोल्ड अगर जितना ज़्यादा होगा किसी कंट्री के अंदर उतनी ही उनकी करेंसी की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। गोल्ड जितना कम हो गया उनकी करेंसी की वैल्यू उतनी कम होगी। तो ये क्या होता है, ये फिक्स कर लेते हैं किसी करेंसी के साथ या कमोडिटी के साथ अपनी करेंसी की वैल्यू को सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है फिक्स्ड और पैक्ड रेट के अंदर। अब मैं बात करूँ तो जो इंडिया है, इंडिया की जो एक्सचेंज रेट है वो फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल कैसे है, इन 19 मार्च 1993 जो इंडिया का एक्सचेंज रेट है ना उसको फ्लोटिंग पर सेट कर दिया गया था कि जो एक्सचेंज रेट होगा इंडिया का वो डिटरमाइन होगा बाय द मार्केट फोर्सेस। मतलब जितनी सप्लाई एंड डिमांड होगी उस बेसिस पर क्या होगा, उनका रेट होगा। लेकिन इसके अंदर ये प्रोविजंस है कि जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरफेयर कर सकती है, इंटरवेन कर सकती है टाइम टू टाइम डिमांड और सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। वो हम बात करेंगे कि वो किस तरीके से करती हैं। अब अगर हम इस पॉलिसी के अंदर आए तो सबसे पहली बात तो ये है कि 1993 के अंदर इंडिया में जो लार्ज कैपिटल इनफ्लोज हो गए थे किसकी वजह से, बोराइंग्स ज़्यादा होने की वजह से। तो इससे क्या हुआ था, एक्सेस सप्लाई हो गया था फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर, जिससे मॉनेटरी अथॉरिटी को मॉनेटरी एंड एक्सचेंज रेट पॉलिसी बनाने में दिक्कत आई। और जो ये फॉरेन एक्सचेंज रेट है ना, अगर उसमें कैपिटल इनफ्लोज बढ़ जाए, कैपिटल इनफ्लोज अगर उसके अंदर बढ़ जाते हैं तो क्या होगा, कैपिटल इनफ्लोज बढ़ने से क्या हुआ, डिमांड ज़्यादा, डिमांड कम होगी। क्यों डिमांड कम होगी, क्योंकि इनफ्लोज ज़्यादा हो गए ना, हमारे पहले इनफ्लोज कम है तो और ज़्यादा डिमांड क्यों करेंगे, और दूसरी सप्लाई ज़्यादा होगी। और इन दोनों ही फैक्टर से क्या होगा, इन दोनों ही फैक्टर से जो नॉमिनल रेट है हमारी करेंसी का उससे रेट क्या हो जाएगा, बढ़कर ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा हो गया तो ये अच्छा है ना कंट्री के लिए, बट ये अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है अच्छा, अगर ये कैपिटल इनफ्लोज किसकी वजह से हो रहे हैं, बोरोइंग्स की वजह से हो रहे हैं या फिर लोन्स वगैरह की वजह से हो रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उससे हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। और एक्सटर्नल लाइबिलिटी बढ़ेगी तो हम अपना जो एक्सटर्नल बैलेंस ऑब्जेक्टिव है उसको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो एक्सटर्नल बैलेंस है वो नहीं बना पाएंगे ना, क्योंकि हमारी जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ है वो बढ़ गई और डेट सर्विस भी करना पड़ेगा फिर हमें। तो
इसको करेक्ट करने के लिए, रियल अप्रिशिएशन करने के लिए करेंसी का और एक्सटर्नल बैलेंस को भी बनाए रखने के लिए 4 मेथड्स हैं। उसको हम डिस्कस करेंगे कि किस मेथड से हम बिना एक्सटर्नल बैलेंस को हिलाए क्या कर सकते हैं, अपनी करेंसी की रियल अप्रिशिएशन कर सकते हैं। तो बात करते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला जो है वो सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरवेन कर सकती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में किस तरीके से इंटरवेन करेगी वो, जो हमारी लिक्विडिटी है ना फॉरेन एक्सचेंज को लेकर, उसको रेगुलेट करने का काम करेगी। वो कैसे कर सकती है, इंटरेस्ट रेट को घटा सकती है, बढ़ा सकती है, ठीक है। लेकिन ये सब उनको करना चाहिए मॉनेटरी एक्सपेंशंस को देखते हुए, ठीक है। सेंट्रल बैंक जो है वो क्या करेगी, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंटरफेयर करेगी, इंटरवेन करेगी लिक्विडिटी को क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए या फिर इनको इंक्रीज करना है एट द टाइम, जो भी ज़रूरी है उस टाइम पर वो करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या कर सकते हैं, इंटरवेन कर सकती है, ठीक है जी। दूसरी बात हम देखते हैं कि जो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस है उनको रिलैक्स किया जा सकता है, उनको कम किया जा सकता है, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस को घटाया जा सकता है, जिससे कि हमारी जो कैपिटल फ्लोज है वो बढ़ सके। तो हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू भी कहीं ना कहीं बढ़ेगी। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो कैपिटल फ्लोज हो रहे ना, ये बोरोइंग्स की वजह से ना हो, वो किसकी वजह से हो, इन्वेस्टमेंट्स की वजह से हो। ये जो कैपिटल फ्लोज हो हमारी कंट्री के अंदर वो इन्वेस्टमेंट की वजह से हो। लेकिन अगर हमारी बोरोइंग्स की वजह से कैपिटल इनफ्लोज हो रहे हैं तो बाद में हमें क्या करनी पड़ेगी, डेट सर्विसिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। और डेट सर्विस रेशो भी हमारा मेंटेन नहीं हो पाएगा इस वजह से। तो ये थी क्या कि हमारा जो ट्रेड रेस्ट्रिक्शन है उसको कम किया जा सकता है और कैपिटल फ्लोज को बढ़ाया जा सकता है। और हम बात करते हैं कि जो अथॉरिटीज़ है वो रेस्ट्रिक्शंस को कम कर सकती हैं किस पे, कैपिटल आउटफ्लोज पे। अब कैपिटल आउटफ्लोज पे रिलैक्सेशन देकर क्या फ़ायदा होगा, तो इसके दो फायदे हैं। सबसे पहला कि जो डोमेस्टिक रेजिडेंट्स है ना, जो इंडिया के रेजिडेंट है, वो क्या कर सकते हैं, बेटर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं एक तो अपना। दूसरा कि फाइनेंशियल सिस्टम हमारा क्या होगा, एफिशिएंट होगा। क्यों, क्योंकि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन होगा, उससे क्या है, ज़्यादा हमारी कंट्री के अंदर लेन देन होगी, उससे क्या होगा, हमारा फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव होगा, उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। इससे क्या होगा, जो फॉरेन इन्वेस्टर है ना उसके अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आएगा और वो हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे और वहाँ से क्या होंगे, लार्जर इनफ्लोज आने शुरू हो जाएंगे। तो ये कैपिटल आउटफ्लोज पर रेस्ट्रिक्शन लगाना भी काम आएगा कैपिटल इनफ्लोज के लिए। और लास्ट क्या है, लास्ट क्या कर सकते हैं वो कि अगर ज़्यादा हमारे इनफ्लोज हो जाते हैं तो उनको मॉडरेट करने के लिए, उनको कम करने के लिए अथॉरिटीज़ क्या कर सकती हैं, रेस्ट्रिक्शंस को फिर से रीइंट्रोड्यूस कर देंगी, ठीक है। कैसे कर सकती हैं वो, कि नॉन रेजिडेंट्स जो डिपॉजिट होते हैं उन पर रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ा दी, ठीक है। और जो रूल्स एंड रेगुलेशन है इंटरनेशनल मार्केट में उसको टाइट कर दिया। और क्या कर सकती हैं कि जो जो इंटरेस्ट पेमेंट होती है उस पर क्या है, वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दी। तो इससे क्या होगा, रेस्ट्रिक्शंस बढ़ जाएंगे, रेस्ट्रिक्शंस बढ़ने से इनफ्लोज जो है वो कम हो जाएंगे। तो ये 4 मेथड से जिससे सेंट्रल बैंक या फिर अथॉरिटीज़ इंटरफेयर करके रेगुलेट कर सकती है किसको, मार्केट फोर्सेस को। डिमांड एंड सप्लाई जो हो रही है उससे रेगुलेट तो होगी ना कहीं ना कहीं। तो उससे क्या होगा, हमारी जो करेंसी है वो बेटर पेस पर पहुंच सकती है। पर हमें ये जानना ज़रूरी है यहाँ पर कि जो ओपन कैपिटल अकाउंट है ना वो अथॉरिटीज़ को ना तो पूरी तरह एक्सचेंज रेट पॉलिसी को कंडक्ट करने देगा और साथ में इकोनॉमी को एक इंटरनेशनल शॉक भी लग सकता है। वो किस तरीके से, अगर मान लो करेंसी की वैल्यू एकदम गिर गई तो इंटरनेशनल शॉक लगेगा ना, और इससे क्या है, पूरा फाइनेंशियल सिस्टम भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो ठीक ये होगा अगर शॉर्ट टर्म नॉमिनल अप्रिशिएशन हो भी रहा है एक्सेस सप्लाई से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इस तरीके से क्या नहीं करना चाहिए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलने दो जितना, अगर थोड़ा बहुत है तो चलने दो, लेकिन ज़्यादा अगर हमारी डिक्रीज़ हो रही है वैल्यू के, जैसे अभी हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू काफ़ी डिक्रीज़ हो रही है, तो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना इंटरफेयर करना शुरू कर दिया है। लेकिन छोटा मोटा अगर अप्रिशिएशन डेप्रिशिएशन हो रहा है, डिवैल्यूएशन हो रहा है करेंसी में, तो उसमें अथॉरिटीज़ को ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। उससे क्या हो सकता है, इंटरनेशनल शॉक्स भी लग सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि करेंसी की वैल्यू एकदम गिर जाना, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर अथॉरिटीज़ को प्रिपेयर्ड भी रहना चाहिए इन द सेम टाइम कि अगर उनको इंटरफेयर करना भी पड़े, मॉनेटरी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करना भी पड़े, तो वो कर सके ताकि जैसे कि एक बैलेंस बना रहे। तो ये था फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कन्वर्टिबिलिटी के बारे में। वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा हमारा। तो अब हम बात करते हैं कन्वर्टिबिलिटी के बारे में।
तो कन्वर्टिबिलिटी एक अच्छी पॉलिसी मानी जाती है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में, क्या थी कन्वर्टिबिलिटी पॉलिसी। तो कन्वर्टिबिलिटी का सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं हम। कन्वर्टिबिलिटी का मतलब होता है कि किसी डोमेस्टिक कंट्री की एबिलिटी के बारे में ये बताता है कि वो डोमेस्टिक करेंसी को चेंज कर सकता है फॉरेन करेंसी में, या फिर फॉरेन करेंसी को चेंज कर सकता है डोमेस्टिक करेंसी में। किसके लिए? बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रांजैक्शन करने के लिए। ठीक है, तो ये होता है कन्वर्टिबिलिटी। और इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी एंड एक होता है करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के अंदर क्या होगा? वही होगा कि एबिलिटी और फ्रीडम बताएगा ये किसी कंट्री की कि वो अपनी डोमेस्टिक करेंसी को चेंज कर सकता है किसके अंदर? फॉरेन करेंसी के अंदर। बट किसके लिए होगा वो? करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए होगा। और अगर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है तो उसके अंदर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स के लिए उनकी फ्रीडम को बताएगा कि वो डोमेस्टिक करेंसी को चेंज कर सकते हैं फॉरेन करेंसी में, एंड फॉरेन करेंसी को चेंज कर सकते हैं डोमेस्टिक करेंसी में। ठीक है, अगर मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का मतलब ये होगा कि इंडिया की फ्रीडम कि वो कन्वर्ट कर पाएँ रुपीज़ को किसके अंदर? फॉरेन करेंसी। वो हो सकती है यूरो, डॉलर, येन, रंबी, कोई भी हो सकती है कि उनको चेंज कर सकते हैं फॉरेन करेंसी में, या फिर फॉरेन करेंसी को चेंज कर सकते हैं रुपीज़ में। किसके लिए? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए। ठीक है, और भी अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में बात करूँ तो इंडिया के पास ऐसी फ्रीडम हो जिससे कि वो अपने फाइनेंशियल एसेट्स को चेंज कर सके फॉरेन एसेट्स में, या फिर फॉरेन एसेट्स को चेंज कर सके फाइनेंशियल एसेट्स में, अपनी लोकल फाइनेंशियल एसेट्स में। किस पर? जो डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट है उस पर चेंज कर सकें। ठीक है, अब इतना पढ़ के ये नहीं समझ आ रहा होगा कि क्या इंपॉर्टेंस होगी करंट एंड कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की, तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। तो देखिए, मान लीजिए आप एक इन्वेस्टर हैं। ठीक है, तो एज अ इन्वेस्टर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट करें या आप अमेजोन में इन्वेस्ट करें। तो फ्लिपकार्ट जो है एक इंडियन कंपनी है, एंड जो अमेज़ोन है वो एक फॉरेन कंपनी है, यूएस की कंपनी है। ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शंस है, दोनों आपको बेटर पोर्टफोलियो हमने देखा, एनालिसिस करा कि दोनों ही में इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा। बट एज अ इन्वेस्टर आपके पास क्या है? या तो आप फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या अमेज़ोन में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो जब आप फ्लिपकार्ट यानी इंडियन कंपनी में जब इन्वेस्ट करेंगे तो एक तो आपको इंडियन करेंसी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इंडियन रुपीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दूसरा, आपको इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इंडियन स्टॉक मार्केट। लेकिन अब बिग बट, जब आप फॉरेन कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे जो कि अमेज़न है, तो आपको एक तो यूएस डॉलर चाहिए होंगे, है ना, और एक यूएस स्टॉक मार्केट में आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रेड करना पड़ेगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? एक्चुअल में ऐसा नहीं होता होगा। क्यों नहीं होता वो? क्योंकि इंडिया के पास करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है जिससे वो क्या कर सकते हैं? रुपीज़ को चेंज कर सकते हैं डॉलर के अंदर, यूएस डॉलर के अंदर, या फिर यूएस डॉलर को चेंज कर सकते हैं रुपीज़ के अंदर। तो जैसे ही आप ट्रांजेक्शन करते हैं अमेज़ोन के अंदर, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो क्या करेंगे? रुपीज़ में जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो रुपीज़ को चेंज करके किसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे? यूएस डॉलर के अंदर कर देंगे। तो अमेज़ोन जो है वो रुपीज़ को तो एक्सेप्ट करेगी नहीं, बट हमारे पास कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी होने की वजह से हम रुपीज़ को किसके अंदर चेंज कर सकते हैं? यूएस डॉलर के अंदर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में आप इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी इन्वेस्ट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो रुपीज़ है वो कन्वर्ट हो जाएंगी किसके अंदर? डॉलर के अंदर। तो इसलिए ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ये तो सिर्फ हमने एक छोटा सा पर्सपेक्टिव लिया कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कैसे काम आएगी वो। लेकिन ऐसे ही इतनी सारी ट्रांजेक्शन हम फ़ॉरेन के साथ करते हैं, किसी फ़ॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट करना है या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन हम फ़ॉरेन के साथ करते हैं, अब्रोड करते हैं, तो जितनी भी ट्रांजेक्शन हम करते हैं तो उसमें कन्वर्टिबल तो वो कहीं ना कहीं काम आती है। ठीक है, तो जो हम बात करते हैं, तारापुर कमेटी थी ना, तारापुर कमेटी इसी पर्पज़ के लिए बनाई गई थी। तो उसने डिफाइन करा कि जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है ना, ये एक ऐसी फ्रीडम है किसी भी डोमेस्टिक कंट्री की कि वो कन्वर्ट कर पाएँ अपने लोकल फाइनेंशियल एसेट्स को फॉरेन के अंदर, फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर, या फिर फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स को चेंज कर पाएँ अपने लोकल फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर। ठीक है, लेकिन जो इंडिया के अंदर है, तारापुर कमेटी ने एक 3 ईयर रोड मैप बनाया, उसको 3 फेज़ में डिवाइड करा और ये बताया कि हम अपना कन्वर्टिबिलिटी किस पॉइंट पे रखेंगे। वो ये 3 फेज़ डिसाइड करेंगे। वो 3 फेज़ कौन से थे? तो था 1997, 98
एक था 1998-99 एंड थर्ड वन इज़ 1999-2000। ठीक है, ये लास्ट फेज़ था। ये तीनों फेज़ कंप्लीट होने के बाद वो देखना चाहते थे कि कुछ प्री डिटरमाइंड कंडीशंस उन्होंने रखी थी कि अगर ऐसा चला कंट्री के अंदर तो हम अपना कन्वर्टेबिलिटी फुलेस्ट रख लेंगे, अगर नहीं तो जो कन्वर्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं कम होगी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने प्री कंडीशंस में क्या बताया था, एक तो इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में रहना चाहिए, और जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनका वो कम रहनी चाहिए। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होती है, मतलब जिनकी इंटरेस्ट पेमेंट 90 डेज से ऊपर नहीं होती है। ठीक है, तो उनका होता है कि वो अब उनकी पेमेंट नहीं हो पाएगी, तो वो हो जाती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाती है, एनपीए बन जाती है, तो वो कम रहे। जो कैपिटल अकाउंट डेफिसिट है वो भी कम रहे, और साथ में फाइनेंशियल मार्केट है उसमें एफिशिएंसी बनी रहे। तो अगर ये तीनों चीज़ होती है कन्वर्टेबिलिटी करने के बाद, इन 3 फेजेस में देखेंगे वो, अगर ऐसा होता है तो वो अपनी कन्वर्टेबिलिटी को फुलेस्ट रख लेंगे, नहीं तो कम रखेंगे। कन्वर्टेबिलिटी ऐसा नहीं होता कि अपनी सारी एसेट्स को कन्वर्ट कर पाएँ हम किसके अंदर, फॉरेन एसेट्स के अंदर, ऐसे ही सारी फॉरेन एसेट्स को कन्वर्ट कर पाएँ हम इंडियन करेंसी के अंदर, तो नहीं होता ऐसा। तो इन 3 फेज़ के एंड के बाद भी ये सारे जो ऑब्जेक्टिव थे वो कंप्लीट नहीं हो पाए, तो इस वजह से आज भी इंडिया की जो कन्वर्टेबिलिटी है वो फुल नहीं है। और अगर मैं बात करूँ तो करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी और कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी की, तो करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी जो है वो फुल्ली कन्वर्टेबल है। मतलब हम करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस करने के लिए अपनी करेंसी को फॉरेन करेंसी में और फॉरेन करेंसी को डोमेस्टिक करेंसी में चेंज कर सकते हैं, फुल्ली चेंज कर सकते हैं। लेकिन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन करने के लिए वो कन्वर्टेबिलिटी पूरी नहीं है। उसका रेशो है 40-60 का, कि हम इतना ही कन्वर्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कन्वर्ट नहीं कर सकते। और ये रिकमेंड किसने किया था, तारापुर कमेटी ने रिकमेंड किया था 1997 में। और जो 1994 में है ये कंसेप्ट लाया गया था करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी का, एंड 1997 के अंदर लाया गया था कंसेप्ट कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी का। तो ये था कन्वर्टेबिलिटी का कंसेप्ट। इसने भी बीओपी के अंदर जो ट्रांजेक्शन्स है उनको आसान कर दिया था। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया इन्वेस्टर्स का, तो वो इन्वेस्ट नहीं कर पाते ना अमेज़ोन के अंदर, क्योंकि उनके पास तो रुपीज़ है, वो कैसे यूएस डॉलर के अंदर ट्रेड करेंगे। तो कन्वर्टिबिलिटी का कंसेप्ट यहाँ पर काम आता है। और अगर मैं एग्जांपल लूँ कि फ़ॉरेन एसेट्स को कैसे चेंज किया जा सकता है, जैसे कि अगर कोई फ़ॉरेन इन्वेस्टर है और कोई एनआरआई है, ठीक है, एनआरआई क्या करता है, डिपॉजिट्स करवाता है ना, वो क्या करेगा, यूएस डॉलर में डिपॉजिट करवाएगा। लेकिन जो इंडिया का बैंक है वो यूएस डॉलर में थोड़ी डिपॉजिट करेगा, वो उसको पहले रुपीज़ में कन्वर्ट करेगा एट द प्री डिटरमाइंड रेट, उसके बाद बैंक के अंदर डिपॉजिट होगा। तो ये कंसेप्ट था कन्वर्टिबिलिटी का। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, and if you like it, give it a thumbs up. If you have any doubt, feel free to ask in comment and subscribe for more.